नमस्कार दोस्तों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा जो पहले वाला वीडियो था उससे चल रहा है हमारा जो टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में हमने पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि ध्वनि, वर्ण, वर्णों के मेल से शब्द, वाक्य, भाषा, देवनागरी लिपि के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त कर ली थी। हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं। फिर मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर के बारे में पढ़ा। फिर व्यंजन के बारे में पढ़ा, 33 व्यंजन होते हैं। अर्ध स्वर कितने होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण भी होते हैं जिनको अर्ध स्वर का दर्जा दे रखा है। फिर लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। उसके बाद आगे हम पढ़े थे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज, स्र। फिर अनुनासिक जो पढ़े थे नासिक से। फिर अनुस्वार, विसर्ग, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं अयोगवाह। उत्सित व्यंजन, ग्रहित जो दूसरी भाषा से हमारे यहाँ पर कॉलेज है, हॉल, इस प्रकार के आ। और ग्रहित व्यंजन अरबी और फारसी जो थे क, ख, ग, ज, फ। इस प्रकार हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, समृत, अर्ध समृत, अर्धविवृत, विवृत, इस प्रकार से। फिर आगे हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थानों के आधार पर। फिर अल्प प्राण है, महाप्राण है, फिर अघोष, अघोष, इस प्रकार से हम आगे उसकी स्टडी जारी रखेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हमारा ये जो चैनल है उसके ऊपर जो वीडियो आती है सबसे पहले देखने के लिए घंटे का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात करते हैं, आपने सुना होगा अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, है ना। तो किसे कहते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इनको याद कैसे रखें। तो देखो, मैंने एक सारणी बनाई है जिसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा दीजिए। जैसे 3 कॉलम इधर से और 4 कॉलम ऊपर से नीचे, इस प्रकार से। फर्स्ट वाला अग्र, मध्य, पश्च, यहाँ से समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत और विवृत। देखिए, इधर से ऊपर से नीचे जो हैं वो समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत और विवृत। लेकिन इनको याद कैसे रखना। अब समृत और अर्धसमृत, उसके बाद फिर से अर्धविवृत, विवृत। वैसे ये आपके सामने इंडेक्स अभी उपस्थित है इसलिए आपको बिल्कुल सरल लगेगा। लेकिन जब ये इंडेक्स हट जाएगी या फिर आपको कभी याद करना होगा तो उस समय क्या कन्फ्यूज़न होगा कि समृत ऊपर था या विवृत ऊपर था। तो इसके लिए मैंने एक आपको नियम बता देता हूँ कि जैसे एस, एस फॉर समृत, वी से विवृत। तो समृत और विवृत कैसे याद रखें, एस पहले आता है कि वी पहले आता है। बिल्कुल सही, एस पहले आता है तो एस ऊपर रखेंगे और वी नीचे रखेंगे। तो एस से समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत और विवृत। इधर से अग्र, मध्य और पश्च। तो इसको याद कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ, आ, ई, री, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और फिर हमने एक स्वर पढ़ा था ग्रहित स्वर, आपको याद होगा ग्रहित स्वर है ना। दूसरी भाषा से हमारे यहाँ पे लिया हुआ जो था वो ओ है ना। न तो ओ कहेंगे न आ कहेंगे, ओ है ना। तो इस प्रकार से, तो इसको कौन सा है। अब देखो ई, री किस प्रकार का है, ये तो क्या है अग्र स्वर है। और इधर से देखे तो समृत है। ए, वैसे इसको कहते हैं ऐ, क्योंकि अ प्लस ई से बना है तो ऐ। तो ऐ जो है वो अग्र, और इधर से देखे तो अर्धसमृत। और फिर रहता है अ प्लस, हमने पढ़ा था अ प्लस ए बनकर क्या बनता है ऐ, तो अर्धविवृत और अग्रस्वर। हमें ये जो इस प्रकार की ये छोटी सी सारणी है इसको हमें बिल्कुल याद रखना है। फिर इधर से देखो मध्य स्वर केवल एक ही है, कौन सा है अ। और अ जो है वो क्या है अर्धविवृत स्वर है ये, ठीक है। इधर देखें आगे उ, तो उ जो है वो क्या है समृत है, समृत है और पश्च भी है, समृत स्वर और पश्च स्वर। ओ, इसको कहते हैं अ प्लस उ से बना है तो वैसे औ है ना। तो ये है अर्ध समृत और इधर देखे तो पश्च। इधर आगे देखो औ है ना, अ प्लस ओ से बना है तो औ अर्धविवृत और पश्च स्वर। और इधर ये हमारा एक हो गया पश्च स्वर में कौन सा होता है ग्रहित जो स्वर था हमारा ओ। और रहा आ कैसे होता है विवृत। और इधर देखे तो पश्च स्वर, ठीक है।
एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। देखो, इंडेक्स बना देंगे 4 कॉलम ऊपर से नीचे और इधर से 3 आया दाएं से बाएं, ये हो गया, ऊपर से नीचे ये हो गया। ठीक है, अ आ ई री उ ए ऐ औ और आ, है ना। तो इनको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये जो है वो कौन से हो गए? अग्र, ये जो है वो मध्य, ये जो है वो पश्च, और इधर वाली जो लाइन है वो समवृत, अर्ध समवृत, अर्धविवृत और विवृत। तो विवृत में मात्र कौन सा? केवल आ आएगा। ठीक है, अब इसी के आधार पर दोस्तों हमें, जैसे आपने सुना होगा वृत्ताकार और अवृत्ताकार, जैसे हम याद करना, तो सारणी वही रहेगी। ठीक है, सारणी तो ये जो है वो सेम टू सेम है, लेकिन हम कैसे याद रखें कि कौन सा वृत्ताकार है, कौन सा अवृत्ताकार है। तो हमें ये देखो, यहाँ से ला करके आ, ठीक है, ये इस बॉक्स में जो आ रहे हैं वो सारे स्वर कौन से होंगे? बिल्कुल सही, अवृत्ताकार। ठीक है, और ये जो गोला मैं बना रहा हूँ उ औ औ है ना, तो ये कौन से होंगे? वृत्ताकार, बिल्कुल गोला, गोल वृत्ताकार। और जो गोल नहीं है वो अवृत्ताकार। इस प्रकार से आपको याद रखना है। लेकिन देखो, अब आपको वृत्ताकार जो दिख रहा है, तो वृत्ताकार में भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, पूर्ण वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार। जैसे आप कोई स्वर उच्चारित करते हैं तो हमारा जो मुंह है बिल्कुल गोल खुलता है। जैसे हम कहते हैं ऊ ऊ, तो हमारे जो होंठ है बिल्कुल गोलाकार हो जाते हैं। और अब अर्धवृत्ताकार जैसे होता है वो कैसे? औ औ, है ना, पूरा मुंह हमारा खुलता नहीं है, अर्धवृत्ताकार। तो इसको याद रखना है। उ जो है वो क्या है? पूर्ण वृत्ताकार। औ है जो अर्धवृत्ताकार। ठीक है, और उसके अलावा जो ये बचे हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार में। या फिर आपको ये अगर याद ना रहे, है ना, अगर ये याद ना रहे तो आपको क्या करना है? उ और ओ पर इस पर गोला लगा देंगे, और इसके अलावा जो बचे हैं वो सब किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसी सारणी के माध्यम से देखो, अग्र मध्य पश्च याद रख सकते हैं, समवृत, अर्ध समवृत, अर्धविवृत और विवृत याद रख सकते हैं, वृत्ताकार अवृत्ताकार याद रख सकते हैं, पूर्ण वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार याद रख सकते हैं। मतलब कि इस छोटी सी सारणी को याद करने से हमारे बहुत सारा कंटेंट इसमें कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों प्राणवायु के आधार पर स्वर जैसे होते हैं, या फिर व्यंजन। जैसे हम कहते हैं, देखो, अल्प प्राण, महाप्राण, आपने नाम सुना होगा। अल्प प्राण कैसे याद रखें, महाप्राण कैसे याद रखें? बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जैसे हम लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इसका ये फॉर्मूला बता देता हूँ, जैसे आपको याद रखने का तरीका। देखो मैंने क्या लिखा है, अल्प आयु में 135 स्वरों का अंत हुआ। अल्प आयु में 135 स्वरों का अंत हुआ। बिल्कुल सीधे पॉइंट पे जाएंगे बिना समय गवाए, है ना। अल्प आयु में, अल्प का मतलब होता है अल्प प्राण। ठीक है, मैं 135 जो काम के पॉइंट हैं उनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, देखो, है ना। तो अल्प आयु में, तो अल्प का मतलब क्या हुआ? अल्प प्राण। 135 क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, जैसे देखो हम जो वर्ण लिखते हैं, क ख ग घ अंग, 5 लाइन है ना, तो उसमें से पहली, तीसरी और पांचवी, देखो, पहला वर्ण क, फिर ख दूसरा होता है तो हमें लेना है तीसरा, घ, फिर अंग, क ग अंग, कौन कौन से हुए? पहला, तीसरा, पांचवा, ये सभी पहला, तीसरा और ये है पांचवा। तो 135 मतलब कि 1 3 5। ठीक है, एक तो ये आ गए, इसमें सभी आ गए। और उसके बाद स्वरों का अंत हुआ, तो स्वर, इसमें सभी स्वर आ जाएंगे, अ से लगा करके औ तक
सभी के सभी स्वर इसमें आ जाते हैं। वे सब किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। उसके बाद अंत हुआ। अंत का मतलब होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। य, र, ल और व, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। तो बिल्कुल एक लाइन में आपको याद होने वाला है। अल्पायु में मतलब कि अल्प प्राण में 135 मतलब कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, फिर सभी स्वर आ जाएंगे और फिर अंत। अंत का मतलब होता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो एक लाइन याद करने से आपको सारे अल्प प्राण याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है महाप्राण। तो इसको याद रखना ही नहीं है आपको, फिर भी याद हो जाएगा, क्योंकि देखो जो अल्प प्राण में नहीं आएगा वो किस में आ जाएगा? महाप्राण में आ जाएगा। तो देखो पहला, तीसरा, पांचवा इसमें आ गया था, तो अब इसमें कौन सा होगा? दूसरा हो जाएगा। और तीसरा इसमें था, तो अब इसमें चौथा आ जाएगा। तो ख, ग, छ, ज, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। ठीक है, और हमने अंतस्थ यहाँ पर लिए थे, तो इसमें बचे हुए कौन से थे? ऊष्म व्यंजन श, स, च, ह, है ना। तो सारे के सारे ऊष्म व्यंजन किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, सरल तरीका। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण बिल्कुल सरल तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपन के आधार पर, है ना, वर्णों को विभाजित कैसे करते हैं? कंपन के आधार पर। उधर हमने यहाँ पर लिखा था अल्प प्राण, यहाँ पर लिखा था महाप्राण, और कंपन के आधार पर हम लिख रहे हैं अघोष, इधर लिख रहे हैं सघोष अथवा घोष। ठीक है, तो अल्प प्राण में हमने फॉर्मूला बनाया था, याद कर दिया हमने। ठीक है, अब घोष में याद रखना है ना, घोष या सघोष। तो कौन सा है? देखो यह 345 घोष स्वर हैं। ठीक है, यह 345 घोष स्वर हैं। तो य से मतलब है य, र, ल, व, सभी अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपन के आधार पर वर्ण। इसमें हम दो प्रकार पढ़ते हैं, अघोष, घोष या सघोष। तो उसमें हमने पढ़ा था अल्प प्राण, इधर था महाप्राण। हमने अल्प प्राण को रूल्स बना करके या फिर एक सूत्र के द्वारा याद किया। इधर हम घोष या सघोष को सूत्र के द्वारा याद करेंगे। देखो लाइन, इसको याद करें हम। यह 345 घोष स्वर हैं। यह 345 घोष स्वर हैं। यह का मतलब है य, र, ल, व, सभी अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएंगे। ह का मतलब सभी प्रकार के स्वर इसमें आ जाएंगे। 345 का अर्थ है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, क, ख के बाद में ग, घ, ङ। ठीक है, छ के बाद में ज, झ, ञ। ट और ठ दूसरा हो गया, फिर तीसरा ड, ढ, ण। त, थ के बाद में द, ध, न। प, फ के बाद में ब, भ, म। ठीक है, ये जो हैं 15, है ना, 5 × 3 15 हो गए। तो ये सभी के सभी जो वर्ण हैं वो किस में आएंगे? घोष या सघोष कहलाएंगे। और दूसरा देखो य से य, र, ल, व केवल अकेला ह, और 345 का मतलब ये सभी आ गए इसमें। और स्वर हैं, स्वर से याद रखना है, सभी प्रकार के जो स्वर होते हैं वो घोष या सघोष माने जाते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा आपको सारे वर्ण याद हो जाएंगे, और ये सभी घोष या सघोष हैं। य, र, ल, व, ह, तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी प्रकार के स्वर। और इसको याद रखना ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो बचे हैं वो सब किस में आ जाएंगे? बिल्कुल अघोष में, क्योंकि इसमें देखो क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, और इसमें ह आ गया था। ठीक है, स, श और स, ये तीनों प्रकार के स इसमें आ गए, ह इधर चला गया, है ना। तो इसको याद इस प्रकार से हम रख सकते हैं कंपन के आधार पर अघोष, सघोष। इनको आप याद कर लीजिएगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो दोस्तों आगे अब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन आता है ना। उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कंठ, दंत, मूर्धा। तो इस प्रकार से जो हैं उन स्वरों को हम और उन व्यंजनों को याद करेंगे, लेकिन वो हम अपनी अगली वीडियो में याद करेंगे।